नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त गुजरात के भरूच में है। यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बता दिया है कि मुंबई में 17 मार्च को यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। कांग्रेस ने फिलहाल 39 नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं राहुल गांधी एक बार फिर सबसे सुरक्षित सीट वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या स्मृति ईरानी की चुनौती से डर गए हैं राहुल या अमेठी में भी लड़ सकते हैं चुनाव? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है। धन्यवाद। तो यहाँ पर पहले यात्रा की बात कर लेते हैं। यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, तो ऐसे में यात्रा से क्या कुछ हासिल हुआ है कांग्रेस को? देखिए, क्या हासिल हुआ है तो सामने दिख रहा है। जहां जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां वहां से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। यही निकला। सबसे ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को यही हुई है कि कांग्रेस के संगठन में सालों से काम करने वाले नेता 30-30, 40-40 साल से जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति से उन्हें तकलीफ है। और अभी गुजरात में है। गुजरात में राहुल गांधी जाने वाले थे और जिस दिन वहां गुजरात में यात्रा शुरू होने वाली थी उससे एक दिन 2 दिन पहले तक यात्रा की प्लानिंग में शामिल अर्जुन मोढवाडिया, जो बार बार यात्रा पर सवाल पहले भी उठा चुके थे, लेकिन उस समय यात्रा की प्लानिंग में वो शामिल थे कि कहां कहां से होकर गुजरेगी। लेकिन उस बीच राहुल गांधी के जाने से पहले अर्जुन मोढवाडिया जैसे बड़े नेता जो 30-35 साल से कांग्रेस में थे, जिसने लगभग अपना राजनीतिक जीवन का 70% समय कांग्रेस को दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आरोप क्या लगाया कि देखिए भाई, कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी या उसके वामपंथी इर्द गिर्द बैठे हुए सलाहकारों के आधार पर चल रही है और जिसमें बार बार ये लोग ऐसे मसलों में इंटरफेयर कर देते हैं जो आस्था का प्रतीक हो सकता है, जिससे लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, संवेदनाएं जुड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल किए कि आपको जाना है नहीं जाना है आप तय कर लो। केंद्रीय नेतृत्व में यह होना चाहिए था विचार कि भाई कांग्रेस के जिन नेताओं को वहां जाना है वो जा सकते हैं ऑफिशियली। हम कुछ नेता ऐसे हैं जो वहां जाना नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। कोई बड़ा नेता वहां जाएगा ही नहीं, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। मोढवाडिया ने यही बात कही। और उसके बाद अभी गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, 3 दिन हो गया। दूसरे और कई नेता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और कांग्रेस के ही बड़े नेता, सीनियर लीडर हैं परेश धानी, वो कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों ने यह बता दिया है कि यहां पर अपोजिशन पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। भले ही वो कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी यहां पर सामूहिक तौर पर है, संगठित है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि यहां के लोगों ने अपोजिशन के लिए स्पेस खत्म कर दिया है। यहां कोई विरोधी पार्टी के लिए जगह ही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन यहां पर कमजोर हो चुका है। अब राहुल गांधी करने क्या जा रहे हैं? जब यात्रा चल रहे हैं तो जब कोई बड़ा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो एक नई साजिश करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया, 70 सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ के जो लोग हैं उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, गुपचुप बैठक। ये गुजरात में राहुल गांधी अभी नए नए गए हैं, इससे पहले सोनिया गांधी इन्वॉल्व थी। और ये सबको पता है कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने मिलकर किस तरीके से तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की थी। इसके लिए इन्होंने कई कॉन्स्पिरेसी की। पहले तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में दंगा हुआ, और दंगे में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी मुख्यमंत्री का इंटेरोगेशन हो रहा है। हो सकता है ये दंगे में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका होती है। दंगा अकस्मात से जो जिस तरीके से
प्लान कभी किया जाता है, कभी अकस्मात किसी घटना को लेकर विस्फोटक स्थिति हो जाती है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई भी, कई लोगों को सजा भी मिली है और अभी भी इस पर इंक्वायरी चल रही है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, लेकिन यह पहली बार हुआ कि अगर दंगा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, इसने कॉन्स्पिरेसी की, गृह मंत्री की है, इसने कॉन्स्पिरेसी की। तो गुजरात में पीएम मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, इनको 9-9 घंटे तक बिठाकर सीबीआई वालों ने इनको टॉर्चर किया, इनके साथ पूछताछ के नाम पर जबरदस्ती आरोप कबूल करने के लिए दबाव बनाया। आज एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि देखो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कौन सा उपयोग था जिसमें अमित शाह को फ्रेम करने की कोशिश की गई, जो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे। फर्जी इनकाउंटर के मामले में किया गया कि फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री को आप फ्रेम करने की कोशिश किए, पहले तो सीबीआई का इस्तेमाल किया, जबरदस्ती आरोप कबूल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। 9-9 घंटे तक कौन से सीएम को बिठाकर, ये करप्शन का मामला होता कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में सीएम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था। ये दंगा हुआ, दंगा में कुछ भूमिकाएं बताई गई, पुलिस वाले की भूमिकाएं बताई गई। जिन पुलिस वालों की भूमिका रहे उन पुलिस वाले को इंटरोगेट करो, उसको सजा दो, अलग बात है। लेकिन आपने सीधे सीएम के ऊपर सवाल उठा दिया। क्या दिल्ली में जब दंगा हुआ सिखों के खिलाफ, और उसके पहले राजीव गांधी ने बोला था, प्रधानमंत्री थे, कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो जलजला आता ही है, धरती हिलती ही है। ये इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए प्रवोक कर रहे थे। तो क्या किसी सीबीआई ने पूछताछ की कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल है? जबकि पूरा का पूरा कांग्रेस का तंत्र जो है दिल्ली में था, फिर भी दिल्ली में सिखों की हत्या की गई और कांग्रेस के नेता उसमें शामिल रहे। सज्जन सिंह को अभी भी उसका चल रहा है ट्रायल, उसके बाद जगदीश टाइटलर पर चल रहा है ट्रायल, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री से पूछताछ नहीं की गई जी। लेकिन यहां पर इनसे पूछताछ की गई। जब सीबीआई फेल हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, तिस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों को सामने लाया। ये एनजीओ चलाने वाले लोग, तिस्ता सितलवाड़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। भले ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की रही है वो सवालों के घेरे में है, लेकिन तिस्ता सितलवाड़ के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिला कि ये तो बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेटर है। उसने क्या किया, विदेशों से पैसा लाया, कांग्रेस से पैसा ली और वहां पर गुजरात दंगा के पीड़ितों को बरगलाया, पैसा दे देकर गवाह तैयार किया। मुंबई में जाकर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि लो भाई, तुम लोगों में से कोई अमित शाह का नाम ले लो, कुछ मोदी का नाम ले लेना, मतलब इन लोगों को फंसाने की कोशिश करो। और इसके लिए उन्हीं के एनजीओ के लोगों ने यह विस्फोटक जानकारी दी कि तिस्ता सितलवाड़ के घर पर 30 लाख रुपया एक बार लेकर अहमद पटेल गए थे। अहमद पटेल कौन? ये सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर। अब एक कॉन्स्पिरेसी अब तो फेल होती जा रही है। तिस्ता सितलवाड़ के खिलाफ मामला चल रहा है, जमानत पर बाहर है, अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन और जो ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को कहेगा क्या, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाते हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन उन लोगों के साथ, जिस 70 लोगों के साथ ये सीक्रेट मीटिंग राहुल गांधी ने किया है, ये वही लोग हैं जिसके खिलाफ एक मामला पहले आया था। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया कि ये जो कई जगह पर माइंस मिनरल्स मिलते हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये दोनों जगह पर कुछ जो बड़े एनजीओ बैठे हुए हैं, इस छोटे एनजीओ वाले से सहयोग लेते हैं और करते क्या है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया, कोल माइंस निकल रहे हैं, कोयला वहां से खदान शुरू हो गया, तो हमारा, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोयला हम खरीद कर लाते हैं गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पावर प्लांट के लिए, हमारी ये पॉलिसी है कि जिन तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तट पर जहां पावर प्लांट आप बिठाएंगे, वहां पर आप विदेश से कोयला लेकर आए, ये घरेलू कोयला का उपयोग न करें, और उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। तो उन जगहों से कोयले लाए जाते हैं, वहां के खादान लिए जाते हैं, प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ की है जो पावर सप्लाई करती है, वो सब वहां पर जाके खादान खरीदती है। अब उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी कि पहले क्या करो,
पहले इन लोगों को साठगांठ करो, वहां के आदिवासियों के साथ बातचीत करो और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करो कि ये जो माइनिंग है वो रुक जाए कुछ समय के लिए। वो ना हो तो वकीलों की फौज खड़ी करो, वहां पर लीगल तरीके से याचिकाएं दायर करो, इन्वायरमेंट के नाम पर डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश। और यही सारे लोगों के साथ राहुल गांधी पकड़ाए हैं ये गुजरात के अंदर बातचीत करते हुए, सीक्रेट मीटिंग करते हुए कि देखो ये जो सारे लोग हैं अब यही हमारी सहायता कर सकते हैं, ये आदिवासी, ये दलित, ये बोल बोल के हम थक गए। इसमें सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से यात्रा को प्रेजेंट किया जा रहा है, तमाम भीड़ दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि गुजरात में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए सोशल मीडिया के लोग और सोशल मीडिया ये दोनों वोटिंग करने नहीं जाते हैं। यहां पर बैठे हुए ट्विटर पर जो लोग लिखते हैं, फोटो तस्वीरें दिखाई पड़ जाती है, वो वोट देने जाते भी हैं या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण समाज के लोगों का देश है। पहले काशीराम कहा करते थे कि हम अखबारों में सुर्खियों में रहने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले लोग हमको वोट सिर्फ नहीं देंगे, वो लोग वोट देते हैं जो अखबार पढ़ते तक नहीं है। हिंदुस्तान में राजनीति की एक बड़ी विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया एक्टिविटी इतनी ज्यादा प्रभावशाली है तो फिर रैलियां करने की क्या जरूरत है, ये संगठन बनाने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा हर बूथ पर एक्स्ट्रा 370 वोट, हर बूथ पर एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, उसके बाद बूथ के अंदर पन्ना प्रमुख बनाया जाए। ये संगठन को मजबूत करने की क्यों जरूरत पड़ी है, और कांग्रेस के पास तो संगठन ही नहीं है, तो बिना संगठन के, ये कमजोर संगठन के आधार पर सत्ता में नहीं आया जा सकती। लेकिन सवाल यहां कॉन्स्पिरेसी की है कि आप सत्ता में आओ या सत्ता से दूर रहो। अगर आप कॉन्स्पिरेसी करोगे देश के खिलाफ, अगर समाज को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी यहीं पीछे गिर जाते हैं कि आप विदेश में जाओ तो वहां भी भारत के खिलाफ बातें करो, यानी लोकतंत्र खतरे में है। अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर मुसलमानों को वोट लेने के लिए आप यहां बता दो कि हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमान इतना परेशान है कि वो यहां से भाग के जैसे सीरिया जा रहा है, जहां पर दुर्गति हो रही है। कितने लोगों को देखा आपने कि हिंदुस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में जाकर बसा है, जो कि इस्लामिक राष्ट्र है। ये खबरें तो आती है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मुसलमान भाग के यहां पर आ रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर यहां इतनी बुरी स्थिति है तो फिर यहां से पलायन होना चाहिए, दूसरे देशों से पलायन होकर यहां नहीं आना चाहिए। तो ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति, और राहुल गांधी विदेश से लेकर देश तक यही करता है। इसलिए इस बार जो जिन लोगों के साथ बैठ के किया है, उन लोगों की खबरें बाहर आई और गुजरात सरकार एक्शन मोड में है। जैसे तीस्ता तलवाड़ के खिलाफ SIT जांच के आदेश मिले और फिर पकड़े गए, उसी तरीके से राहुल गांधी अब पकड़े गए हैं गुजरात के अंदर। ये अंतिम दौर की यात्रा है, गुजरात से अब महाराष्ट्र में जाएंगे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र से पहले खत्म नहीं होने वाली है। ये तो चुनाव के समय तक चलेगा कि किस तरीके से गुजरात में फिर से एक नई कॉन्स्पिरेसी करते हुए राहुल गांधी पकड़ाए थे कि अब गुजरात में तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, जबकि भ्रम की स्थिति पैदा करें। दलितों, आदिवासियों के नाम पर ये NGO के लोग, ये जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट है, कॉन्स्पिरेटर, ये सब गांव-गांव में जाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि सबको लगने लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी या PM मोदी है जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये समाज को बांटने, देश को तोड़ने वाली साजिश है, और यही साजिश अब उजागर हुआ है। इसलिए राहुल गांधी की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के साथ विवादों का नाता जो है वो चोली दामन का रहा है। अब उनकी यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और यहां से यात्रा गुजरात से सीधी महाराष्ट्र, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इधर अमेठी से भी कांग्रेस राहुल गांधी को लड़वाती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।